कर लो दुनिया मुट्ठी में कहने वाले धीरूभाई अंबानी ने मुंबई आकर रिलायंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत की और मरने से पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनकी जीरो से हीरो की स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। इनफैक्ट उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है गुरु। इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप उस मूवी को जरूर देखना। लेकिन अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को सारी लग्जरीज देनी है, खुशियां देनी है और समाज में नाम बनाना है और लोगों से इज्जत करवानी है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि धीरूभाई की स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको वो जज्बा देगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी। शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें आज हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। धीरूभाई के पिता हीराचंद पेशे से एक शिक्षक थे और उनके 4 बच्चे थे। घर में 6 लोग होने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक थी, क्योंकि घर में रहने वाले तो 6 थे लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक इंसान था, जो कि धीरूभाई के पिता थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन देखकर धीरूभाई ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करने का डिसीजन लिया। लेकिन इस डिसीजन से उनके पिता काफी नाराज हुए, लेकिन फिर भी धीरूभाई से रहा नहीं गया और वो काम ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कोई छोटा मोटा बिजनेस ही करते हैं। एक बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में आते ही उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्होंने सोचा कि फरवरी के महीने में उनके घर के पास जो मंदिर है वहां पर काफी लोग आते हैं, पर भगवान के दर्शन के बाद अगर किसी को भूख लगी है तो वहाँ खाने के लिए आसपास कोई स्टॉल या कोई होटल नहीं थी। तो उन्होंने मंदिर के पास एक स्टॉल लगाने की सोची। और सवाल यह था कि स्टॉल लगाने के पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो वो घर गए और उन्होंने अपने गुल्लक को तोड़ दिया। गुल्लक के पैसे गिनने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये भी उतने पैसे नहीं है कि जितने में एक स्टॉल लग जाए। उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बनिया दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ पैसे दूसरों से उधार ले लिए। उधार लेने के बाद उन्होंने मंदिर के ठीक पास में एक पकोड़े की स्टॉल लगाई। कुछ समय बाद ये पकोड़े की स्टॉल प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें इस स्टॉल से नुकसान होने लगा था। तो उन्होंने अपनी बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस स्टॉल को किसी और को बेच दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब अगर यहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा तो उन्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। पकोड़े का स्टॉल बेचने के बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने यमन जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके चाचा रमणिक लाल पहले से यमन में रहते थे और वो धीरूभाई को वहाँ सेटल करने में मदद करने वाले थे। यमन जाने की बात जब धीरूभाई ने अपने पिता को बताई तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें तुरंत जाने की परमिशन दे दी। पैसे का जैसे तैसे जुगाड़ कर धीरूभाई ने पासपोर्ट बनवाया, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दिन धीरूभाई अपना पासपोर्ट लेकर शिप डिपार्चर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शिप वाले उन्हें एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि शिप ऑलरेडी पूरी भर चुकी थी और अब शिप पर कोई जगह नहीं बची थी। ये बात सुनकर धीरूभाई कुछ देर के लिए उदास हो गए, लेकिन आपको तो पता ही है कि अपनी बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करके धीरूभाई कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते थे। तो वैसे ही उन्होंने किसी कार्गो शिप वाले से बात करके उसे कन्विंस कर लिया और उस कार्गो शिप में बैठकर यमन पहुंच गए। धीरूभाई की आइडियोलॉजी एकदम क्लियर थी। अगर उन्हें कुछ चाहिए होता तो बस चाहिए होता था। उनके लिए ना कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस ये सोचते थे कि और कौन से तरीके हैं जिससे मैं उस चीज को हासिल कर सकता हूँ। ही स्वयं इस शार्क्स बुक में ऑथर धवल भाटिया बताते हैं कि धीरूभाई ने अपने दोस्तों से चैलेंज लगा लिया था कि इस शार्क से भरे पानी में तैरकर कौन सबसे पहले पहुंचता है। जो सबसे पहले पहुंचेगा वो आइसक्रीम जीतेगा, और उस आइसक्रीम के लिए उन्होंने उस शार्क से भरे पानी में भी तैरा था और वो जीते भी थे। इसी तरह गुजरात में जब उनकी फैक्ट्री में किसी मशीन का एक पार्ट खराब हो गया था जो कि मुंबई में मिलता था और उस टाइम ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही थी, कोई ट्रक नहीं चल रहा था, तो धीरूभाई ने 2 ट्रक्स खरीदे और अपने ड्राइवर बिठाए और उन्हें मुंबई भेजा पार्ट्स मंगवाए। यानी वो कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते थे, किसी न किसी तरह अपना काम निकाल ही लेते थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यमन पहुंचने के बाद धीरूभाई के चाचा उनको एक कंपनी में डिस्पैच क्लर्क की नौकरी दिला देते हैं, जहां वो महीने के 300 रुपए कमाते थे, जो कि उस समय में अच्छी सैलरी मानी जाती थी। धीरूभाई एक मेहनती इंसान तो थे ही, साथ ही उनकी कन्विंसिंग एबिलिटी की वजह से कंपनी की सेल्स 3 गुना बढ़ गई थी। ये देखते हुए कंपनी ने उन्हें तुरंत मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। एज ए मैनेजर उन्हें ज्यादा काम नहीं करना होता था, बस ये देखना होता था कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी बेसिक चीजों का ध्यान रखने का काम उन्हें सौंप दिया गया। अब फिजिकल लेबर का काम हट गया था तो उनके पास काफी सारा फ्री टाइम बचता था, तो वो अपने उस फ्री टाइम को इंग्लिश सीखने में लगाते थे। अब सोचो नॉर्मल लोगों के पास जब फ्री टाइम रहता है तो वो क्या करते हैं, वो लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, टाइम पास करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, कुछ ना कुछ फालतू काम ही करते हैं। लेकिन धीरूभाई ने अपने उस फ्री टाइम का इस्तेमाल एक स्किल सीखने में किया, जो कि उनके आगे चलकर बहुत काम आई। आओ बताता हूँ क्या हुआ था। जब नॉर्मल लोग चाय की टपरी पर जाकर 25 पैसे की चाय पीते थे, तो वहीं धीरूभाई अंबानी 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे, और उस टाइम 1 रुपए की चाय बहुत महंगी मानी जाती थी। तो एक दिन जब वो अपनी चाय पी रहे थे, उनके पीछे 2 अंग्रेज इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि 1 रियाल का सिक्का चांदी का बना होता है, अगर उसे पिघलाकर बेचा जाए एज ए चांदी तो 1 रियाल से ज्यादा में बिकेगा। ये बात धीरूभाई को क्लिक कर गई और उन्होंने सोचा कि अब चांदी का ही बिजनेस करेंगे। तो अपनी सैलरी को रियाल में कन्वर्ट करा लेते थे और उसे पिघला कर चांदी बेचा करते थे। इससे उन्हें रातों रात 10 गुना प्रॉफिट होने लगा। इससे हुआ यह कि यमन में कॉइन्स की क्राइसिस हो गई और यमन की सरकार ने एक बैठक बिठाई कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे, और वो धीरूभाई अंबानी को पकड़ने ही वाले थे। उससे पहले ही धीरूभाई अंबानी 1958 में इंडिया वापस आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी करके उन्हें अपनी वाइफ बना लिया, और शादी का कुछ ही समय बाद धीरूभाई अंबानी बॉम्बे के भुलेश्वर इलाके में आ जाते हैं। वहाँ 2 BHK फ्लैट लेकर उसमें सेटल हो जाते हैं और
इसी साल उन्होंने मुंबई में 50,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से एक बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस मसालों का था। कुछ ही समय बाद धीरू भाई को समझ में आ गया कि मसालों में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है और उन्हें इस धंधे को बंद करके पॉलिस्टर का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो मार्जिन भी ज्यादा है और लोगों की डिमांड भी ज्यादा है। पॉलिस्टर का काम करने के लिए धीरू भाई को ज्यादा पैसों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने चाचा चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। कंपनी शुरू होने के बाद काफी सारी दिक्कतें आई, जैसे कि पुराने व्यापारी नए व्यापारियों को काफी तंग किया करते थे और तो और नए व्यापारियों को बिजनेस यूनियन लीडर से भी परमिशन लेना पड़ती थी, जो कि एक मुश्किल काम था। लेकिन धीरू भाई ने जैसे तैसे परमिशन भी निकाल ली थी। कुछ महीने उन्हें काम करने के बाद पता चला कि यहाँ के फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स जो कि मोनोपोली जमा कर बैठे, वो होलसेलर्स को लूट रहे थे। वो महंगे में माल बेचते थे और बेचारे होलसेलर्स रिटेलर्स को सस्ते में माल बेचते थे, जिससे रिटेलर्स और फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स मिलकर होलसेलर्स को लूट रहे थे। तो यहाँ नुकसान होलसेलर्स का हो रहा था। ये बात धीरू भाई अंबानी से देखी नहीं गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फैक्ट्री से सस्ते में माल खरीदेंगे और रिटेलर्स को महंगे में बेचेंगे। बहुत हो गई इन लोगों की मोनोपोली, अब मोनोपोली को तोड़ने का समय आ गया। ये डिसीजन लेने के बाद धीरू भाई ने होलसेलर्स का एक यूनियन बनाया और सभी होलसेलर्स को समझाया कि फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में हम पिसकर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। धीरू भाई अंबानी एक लीडर की तरह फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स के पास जाकर ये बात रखते हैं, जिससे फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स बहुत नाराज हो जाते हैं और वो धीरू भाई की हिम्मत तोड़ने के लिए एक रिश्वतखोर IAS ऑफिसर को कुछ रिश्वत देकर धीरू भाई जहां पर धंधा करते थे उस जगह पर ताला लगवा देते हैं। मतलब जहां माल की बोली लगाई जाती थी वो जगह सील हो जाती है। इस बात से धीरू भाई और उनकी यूनियन काफी दुखी हो जाती है। लेकिन आपको तो ये बात पता ही है कि धीरू भाई जब भी कहीं फंसते थे तो अपनी बनिया बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने आप को बचा लेते थे। तो जगह सील होने के बाद धीरू भाई अपनी यूनियन और सारे होलसेल का सामान उठाकर उस सरकारी अधिकारी के ऑफिस के सामने पटक देते हैं, जिससे वो अधिकारी काफी डर जाता है, क्योंकि आज ही सीनियर अधिकारी आने वाले थे। तो वो अधिकारी धीरू भाई की सारी शर्तों को मानकर वो सील हटा लेता है। तो कुछ ऐसे धीरू भाई ने अपनी बनिया बुद्धि का इस्तेमाल करके एक रिश्वतखोर अधिकारी और फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स को सबक सिखाया। साल 1966 में धीरू भाई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए धीरू भाई ने अहमदाबाद के नजदीक नरोदा में अपनी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू कर दी। इस फैक्ट्री में वो पॉलिस्टर का इस्तेमाल करके कपड़े बनाया करते थे। इसके बाद उन्होंने विमल नाम का कपड़े का ब्रांड शुरू किया, जिसका नाम बेसिकली उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे के नाम पर रखा था, विमल। ये नाम लोगों को इस कदर घरेलू लगता था कि इस ब्रांड का क्रेज बढ़ता ही गया। यहाँ तक इस ब्रांड का क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग सामने से आकर इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने लगे। और फिर साल 1975 में वर्ल्ड बैंक की टीम ने रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को विजिट किया और उनके कपड़े बनाने की टेक्निक को काफी अप्रिशिएट भी किया। धीरू भाई अंबानी को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत थी, लेकिन बैंक्स उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस को पब्लिक ले जाने का सोचा। तो साल 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस का IPO लॉन्च कर दिया, जहां पर 58,000 इन्वेस्टर्स ने 10 रुपए की फेस वैल्यू पर 28 लाख शेयर्स खरीदकर धीरू भाई पर भरोसा जताया। IPO के लॉन्च के पहले ही साल में धीरू भाई ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 गुना रिटर्न दे दिए थे। उनका शेयर 10 रुपए की प्राइस से बढ़कर 50 रुपए हो गया था। और साल 1982 में रिलायंस ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, जब उनका स्टॉक 186 रुपए हो गया था और अपने इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट का 180 गुना रिटर्न दिया। अब मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि धीरू भाई की कंपनी के स्टॉक कभी गिरते नहीं है, तो लोग और ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने लगे। इस बात से कोलकाता का बियर कार्टेल बिल्कुल खुश नहीं था। बियर कार्टेल ने रिलायंस का शेयर गिराने के लिए शॉर्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते बियर कार्टेल ने एक दिन में रिलायंस के 3.5 लाख शेयर शॉर्ट कर दिए, जिससे स्टॉक की प्राइस 180 रुपए से गिरकर 121 रुपए पर आ गई। ये देखकर धीरू भाई ने अपने खास रिटेल इन्वेस्टर से रिलायंस के स्टॉक्स खरीदने के लिए कहा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके रिटेल इन्वेस्टर्स ने 10 लाख शेयर खरीद लिए थे और शेयर की प्राइस वापस स्टेबल हो गई थी। इससे बियर कार्टेल को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि शेयर की प्राइस गिरने के बजाय बढ़ कैसे रही है। उन्हें पता नहीं था कि उनका मुकाबला द फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट धीरू भाई अंबानी से है। इतने पावरफुल और सक्सेसफुल होने के बाद भी धीरू भाई अपने आप को कंट्रोवर्सीज से बचा नहीं पाए। साल 1977 की बात है, जब बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया और धीरू भाई में काफी कंपटीशन हुआ करता था। साल 1981 में जब सरकार बदली तो नुस्ली वाडिया को हर साल 60,000 टन DMT प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिल गया और इसके बाद तो धीरू भाई और नुस्ली वाडिया की दुश्मनी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। इस कहानी में एक और इंसान शामिल था जिसका नाम था रामनाथ गोयनका, जो कि धीरू भाई के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स लिखा करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि नुस्ली वाडिया और रामनाथ गोयनका क्लोज फ्रेंड्स थे। 1989 में नुस्ली वाडिया को मारने की साजिश में धीरू भाई के कुछ करीबियों का भी नाम सामने आया। अब इस साजिश में धीरू भाई का हाथ था या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। ये सारी कंट्रोवर्सीज के दौरान धीरू भाई को पहला ब्रेन स्ट्रोक आया और उन्हें तुरंत सैन डिएगो के अस्पताल ले जाया गया। पहले ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया था और फिर 24 जून 2004 को उन्हें दूसरा ब्रेन स्ट्रोक आता है और उन्हें तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद 6 जुलाई 2004 को धीरू भाई अंबानी अपनी आखिरी सांस लेते हैं। 7 जुलाई को चंदनवाड़ी क्रेमेटोरियम में उनकी फैमिली के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। धीरू भाई की डेथ के बाद अंबानी फैमिली में क्या होता है, ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो भी